सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए, और वो भारत के तमाम एग्जाम जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए हम एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करना चाहेंगे। मोटिवेशनल कोट क्या कहता है आप देख लीजिएगा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, क्या कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी भी मत सोचो, आज दिन है तो कल भोर होगा ही, आज सूरज डूबा है तो कल सूरज निकलेगा भी। ठीक है, तो इस चिंता में मत रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आपसे ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो ऊर्जा गृह है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह। और माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना एटीपी? 38 एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। और इसी के अंदर 38 एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी को ऊर्जा का पैकेट कहा जाता है, ऊर्जा का पैकेट। तो पूछेगा कि ऊर्जा का पैकेट किसे कहा जाता है? तो एटीपी को। और एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। उसके बाद प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पैलेड कण किसे कहा जाता है? तो पैलेड कण भी कहा जाता है राइबोसोम को पैलेड कण कहा जाता है। तो आपको यहाँ से इतना चीज याद धरना पड़ेगा कि ऊर्जा का पैकेट एटीपी, कोशिका की ऊर्जा गृह, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, पैलेड कण राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग भी कौन है? राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग भी कौन है? राइबोसोम ही है। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ये एक टाइगर रिजर्व है, मतलब कि ये टाइगर के लिए जाना जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था आपको जाकर 1936 में। कब हुआ? 1936 में। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और ये टाइगर रिजर्व एक राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में होता है। और जब इसकी स्थापना 1936 में होता है तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क हुआ करता था। हैली नेशनल पार्क हुआ करता था। बाद में इसे जिम कॉर्बेट किया गया और फिर जिम कॉर्बेट से भी नाम बदलकर अब रख दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि जिम कॉर्बेट के नीचे से रामगंगा नदी बहती थी, प्रवाहित होती थी, इसीलिए उस पार्क का ही नाम धर दिया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट की स्थापना कब होता है? 1936 में। कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड। किस लिए जाना जाता है? टाइगर रिजर्व के लिए। पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क, अब क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस है। भारत का सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। और सबसे छोटा साउथ बटन है जो कि कहाँ पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, साउथ बटन। चलिए हम लोग चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल का था कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी
बेसेंट थे, एनी बेसेंट थे। और कांग्रेस का जो एनी बेसेंट थे ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन करते, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन करते हैं। तो पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन किए थे। और यहीं पे अगर प्रथम भारतीय महिला बोल देता, भारतीय महिला कौन था कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो हो जाता सरोजिनी नायडू। कौन नायडू? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसे? सरोजिनी नायडू को। और सरोजिनी नायडू 1925 का कानपुर अधिवेशन करती है, 1925 का कानपुर अधिवेशन करती है। और ये कोलकाता अधिवेशन करती है एनी बेसेंट। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होता है। और करने का काम करते हैं कौन? एओ ह्यूम, एओ ह्यूम किए थे। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में हुआ। संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है, जो कि 1917 का कलकत्ता अधिवेशन करती है। और प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो सरोजिनी नायडू है, जो जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि 1925 का कानपुर अधिवेशन करती है। चलिए हम लोग 5वां नंबर सवाल को देख लेते हैं। 5वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए आपको संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित है। कौन? संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से जो संबंधित है, साथ में डूरंड कप, डूरंड कप हो गया, डूरंड कप हो गया, साथ में रोवर्स, रोवर्स, रोवर्स कप हो गया। ये भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, डूरंड कप फुटबॉल से, रोवर्स कप ये भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से ही संबंधित है। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है। चलिए हम लोग 6ठा नंबर सवाल देख लेते हैं। 6ठा नंबर हमारा सवाल कहता है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? आपसे भोर का तारा पूछ दे या फिर सांझ का तारा पूछ दे, सांझ का तारा पूछ दे, सांझ का तारा पूछ दे, ये दोनों तारा किस क्या नाम है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो भोर का तारा शुक्र ग्रह, सांझ का तारा शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह को सौंदर्य ग्रह भी कहा जाता है, सौंदर्य ग्रह भी कहा जाता है। किसे? शुक्र ग्रह को। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि ये साफ साफ नजर आता है। तब भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को सौंदर्य ग्रह भी कहा जाता है। चमकीला ग्रह भी किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और शुक्र को इंग्लिश में वेनस कहा जाता है, वेनस। ठीक है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी बुध है। नीला ग्रह अपना अर्थ है यानी पृथ्वी है, जिसे नीला ग्रह कहते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा पानी की मात्रा पाया जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह जिसका नाम है एफ से फेबोस और डी से डेवोस, डेमोस। तो मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 ग्रह, फेबोस और डिवोस। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए हम लोग 7वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 7वां नंबर हमारा सवाल कहता है क्या कि हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु, इससे पहले हम आपको मैप पे ले आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है मांडा। कौन है? मांडा। दक्षिणतम बिंदु है दैमाबाद। कौन सा है? दैमाबाद है, दैमाबाद है। पूर्वोत्तम बिंदु है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। और पश्चिमतम बिंदु है सूतकांगोडोर, सूतकांगोडोर है, सूतकांगोडोर है। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम बिंदु मांडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और हड़प्पा सभ्यता का पूर्वोत्तम बिंदु आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु, जो कि सूतकांगोडोर है, ये पाकिस्तान
पाकिस्तान में पड़ता है। अब इनका नदी देख लेते हैं। जो मांडा है ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर कौन सा नदी है? तो हिंडन नदी है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी। और डैमाबाद किस नदी के किनारे है? तो परवरा नदी। कौन नदी? परवरा नदी। असूत कांगोडोर पाकिस्तान में जो है ये किस नदी के किनारे है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 8वां नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि संपूर्ण क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो संपूर्ण क्रांति का जो जनक है हम लोग लोकनायक उन्हें उपाधि दिया गया है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को माना जाता है, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति का जनक कौन है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। और संपूर्ण क्रांति कब होता है? तो 1974 में होता है। और संपूर्ण क्रांति 1974 में इसका नाम पड़ता है। 5 जून 1974 को लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति दिया गया। लेकिन संपूर्ण क्रांति से पहले इस क्रांति का नाम छात्र आंदोलन हुआ करता था या छात्र क्रांति हुआ करता था। फिर बाद में 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का शुरुआत किया गया। और संपूर्ण क्रांति के ही चलते भारत में आपातकाल की घोषणा हो जाती है। 1975 से लेकर 1977 तक करीबन 21 महीना का आपातकाल की घोषणा किया गया था भारत के अंदर 1977, ठीक है। तो पूछेगा कि तब भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुआ? तो 1975। कब तक चला? तो 1977। और भारत में आपातकाल कौन लगाया था? तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर उस समय के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, यही लगाए थे। क्योंकि आपातकाल लगाने का शक्ति प्रेसिडेंट के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन ये राष्ट्रपति किसके कहने पे लगा दिए थे? इंदिरा गांधी के कहने पे लगा दिए थे। और 1974 में ही इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। कौन सा नारा? गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। और ये गरीबी हटाओ नारा पंचवर्षीय योजना से संबंध अपना रखता है। तो ये टॉप MVVI सवाल था जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग 9वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर सवाल कहता है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। और लोकमान्य किन्हें कहा जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और लोकमान्य किन्हें कहा जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पंजाब को 5 नदियों का शहर कहा जाता है, 5 नदियों वाला शहर कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा। पंजाब, पंच से 5 और आब से नदी होता है या जल वाला क्षेत्र होता है। तो पंजाब जो है 5 नदियों वाला शहर के नाम से जाना जाता है पंजाब को, ठीक है। चलिए हम लोग इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। कौन सा नदी? महानदी को कहा जाता है। और झारखंड का शोक, तो झारखंड का जो शोक है ये स्वर्ण रेखा नदी को कहा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी को कहा जाता है। तो झारखंड का शोक स्वर्ण रेखा नदी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी नदी, उड़ीसा का शोक महानदी